सत श्रीकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह जीएम के न्यूज बस से आज के इस लाइव डिबेट सेशन में आप सबका जो है जेएम के व्यूअर्स जितने हैं और जम्मू की जनता का सबका स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा बड़ा अहम है और ये मुद्दा 2019 के बाद जो है ये मुद्दा शुरू हुआ और तकरीबन जब 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस हुए तो असेंबली इलेक्शंस होने के बाद ये उम्मीद थी कि जो राज्य का दर्जा है, पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड, वो दोबारा जो है वो रिस्टोर की जाएगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस किए, उसमें टाइम बाउंड मैनर का एक अहम फैसला जो है उन्होंने सुनाया था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में बहाल जो है वो करना चाहिए। लेकिन इस पर केंद्र सरकार का जो रवैया था, उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड का दर्जा जरूर वापस देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को लेकर, हालात सामान्य जब होंगे तब हम ये स्टेटहुड का दर्जा खुद ब खुद ही जो है वो केंद्र सरकार ने कहा कि हम वापस दे देंगे। इसमें कई रैलीज में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में आए, तब उन्होंने जम्मू की जनता को आह्वान किया। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, उन्होंने जो है ये तब जो है जनता को संबोधन करते हुए कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता का हक है और उनको मिला। चुनाव हुए और चुनावों के बाद जो आज के जेके यूटी के सीएम है, पहले वो चुनाव लड़ नहीं रहे थे, वो ये कह रहे थे कि स्टेटहुड का दर्जा स्टेट नहीं है इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन चुनाव लड़ा उन्होंने और उनको बहुमत मिला और वो हमारे जेके यूटी के पहले सीएम जो है जिसू यूटी के जो है बने। लेकिन आखिर ये स्टेटहुड को लेकर हालात कब सामान्य होंगे, कब जम्मू की जनता को स्टेटहुड मिलेगा? कितनी बार उमर अब्दुल्ला जो है वो बार बार इनडायरेक्टली जो है वो केंद्र को ये मैसेज दे चुके हुए हैं कि मेरी डिमोशन हो गई है और जम्मू की जनता का जो है ये स्टेटहुड राज्य का दर्जा कब जो है वापस मिलेगा। लेकिन अब इस सियासत में एक बड़ा फेरबदल जो है वो होने वाला है। इस सियासत में राज्य के दर्जे को लेकर अब सियासत में जो गर्माहट आ रही है और जो सियासत चेंज होने वाली है, क्योंकि खबरें इस तरह से आ रही हैं और खुद उमर अब्दुल्ला जो है वो थोड़ा भड़के हुए भी नजर आ रहे हैं, गुस्से में भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरह उनका बयान आया है कि अगर स्टेटहुड, अगर यही एक कारण है कि उमर अब्दुल्ला या एनसी की सरकार के होते नहीं देना है, तो उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी जगह किसी और को स्टेटहुड सीएम होगा और उसको अगर देना चाहते हैं तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आप स्टेटहुड देंगे मैं उस दिन विधानसभा जो है बंद कर दूंगा और मैं सीएम का पद जो है वो छोड़ दूंगा। आखिर ये हालात क्यों है? क्या ये हालात जो मीडिया पे दिख रहे हैं हालात यही है या हालात इसके पीछे कोई और सियासत का वार जो है वो छुपा हुआ है? क्योंकि सियासत इतनी आसानी से जो है वो ना समझी जाती है, ना ही वो सामने जो है वो दिखती है। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है वो सियासत को समझने के लिए बड़ा अंदर जाकर जो है वो सोचना पड़ता है। और इसी को लेकर आज हमारा सबसे बड़ा उभरता सवाल इस डिबेट के अंदर है कि क्या स्टेटहुड की तलवार पर क्या एनसी बीजेपी की हल जो है वो सरकार है और क्या कांग्रेस इस सियासत से, क्या जेकेयूटी की सियासत से कांग्रेस जो है वो बाहर हो जाएगी? ये एक बड़ा उभरता सवाल जो है जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन विक्रम मल्होत्रा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है जगदीप सिंह जी, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और एनसी की तरफ से हमारे साथ जो है स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं संदीप सिंह वजीर जी। सबसे पहला सवाल मैं विक्रम जी आपसे करना चाहूंगा, ये अब जो सियासत में ये एक नया दाव आया है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर जो ये हवाएं अखबारों में जो है वो चलाई जा रही हैं या खबरें प्लांट की जा रही हैं न्यूज़पेपर्स में, तो कहीं ना कहीं हमको डराने की कोशिश की जा रही है कि भाई अगर विधानसभा भंग हो गई तो हम जो है वो डर जाएंगे और हम कहेंगे नहीं 5 साल थोड़ा चलने दो और 5 साल के बाद जो है वो स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने साफ संदेश ये दे दिया
कि हमें धमकाने की कोशिश ना करें, हमें डराने की कोशिश ना करें। हमारी स्टेटहुड जो है वो किसी एमएलए की नहीं है, किसी सीएम की नहीं है, ये स्टेटहुड जम्मू की जनता की है। तो केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कि स्टेटहुड जो है वो देंगे, सामान्य हालात होंगे, हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन अभी भी ये दुविधा क्यों बनी हुई है? देखिए हरमीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस हम्म, कार्यक्रम के लिए और इसमें आमंत्रित करने के लिए। मैं इसमें आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये एक जो स्पेक्युलेटिव स्टोरीज हैं, मुझे लगता है उस पे ध्यान हमको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और ये जो मीडिया के कई सेक्शंस में ये सर्कुलेट अगर कर भी रही हैं, तो मुझे लगता है अभी इनमें कहीं कोई सत्य नहीं है, कोई प्रमाणिक हमारे पास आधार नहीं है जिसपे हम इस बात में कुछ कह सकें, क्योंकि सत्य क्या ये नहीं है? सत्य जो क्या नहीं है सरकार विक्रम जी? ये जो सरकार है, एक जो जो प्रिंसिपली दो चीजें हैं, ये सरकार वचनबद्ध है कि हमने हम्म, स्टेटहुड रिस्टोर करना है। और बार बार हम्म, हमारी जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ये क्लियर किया है कि जब हम्म, उचित समय होगा, और उचित हम्म, समय जो है वो खाली भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे तय नहीं करती, वो भारत सरकार की जो बहुत सारी एजेंसीज हैं और जो बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और तमाम तरह की जो फोर्सेस एक पर्दे के पीछे काम करती हैं देश को चलाने के लिए, की तरफ से जब विश्वास बन जाएगा केंद्र सरकार को, तो स्टेटहुड जरूर रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि इस पे हम वचनबद्ध हैं। उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। और जिस ये तरह से आप विक्रम जी यही तो सबसे बड़ी परेशानी का कारण आज जम्मू की सियासत में और खासकर जम्मू की जनता में, जो लोग कहते हैं कि राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि मुझे 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 समय सीमा मुझे होगी लगता क्या? है आप कह मुझे रहे हैं कि लगता है समय मुझे सीमा लगता है होगी तो मिलेगा, लेकिन वो समय आप सीमा होगी क्या? अगर ये विपक्ष के अलावा परेशानी का ज्यादा कारण किसी के पास नहीं है यहाँ। सुचारू रूप से एक सरकार जो है, वो चुनी हुई सरकार जो चल रही है, बहुत हम्म, लिमिटेड मैटर है जो केंद्र सरकार के पास है, जिसमें होम मिनिस्ट्री एक है। और उसके हम्म, अलावा एक केंद्र सरकार जो राज्य की चुनी हुई सरकार है, वो काम कर रही है। और वो हम्म। अभी उनको काम करने के लिए आगे भी समय दिया जाना चाहिए, ताकि वो और लोगों के लिए काम लोगों के से जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकें, और अपनी जो स्कीम्स है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और लोगों की ऐसा जो जो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है विक्रम जी की ये क्रेडिट गेम की बात जो है वो चल रही है कि एमसी अगर कोई वादे पूरे कर लेगी तो वो एमसी जो है वो क्रेडिट सारे ले जाएगी। और स्टेट हुड को लेकर कई ऐसे सुन लीजिए ना, कई ऐसे सुन लीजिए ना विक्रम जी, सुन लीजिए। कई ऐसे फैसले हैं जो स्टेट हुड के कारण जो है वो रुके पड़े हुए हैं। और ये क्योंकि ताकत नहीं है, अगर स्टेट हुड आएगी तो सरकार जो बार बार उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास जो एलजी साहब को हमने जो बिजनेस रूल की जो फाइल दी हुई है, उस फाइल को जो है वो अप्रूव कर कर जल्द से जल्द भेजें ताकि हमारी ताकत में थोड़ी और बढ़ोतरी हो और हम फैसले जो हमने वादे जो किए हुए हैं उनको पूरे किए जाए। अब बीजेपी ये चाह रही है क्या, अंदर से ये सियासत में ये चल रहा है कि अगर स्टेट हुड देनी है तो भाई हमारे साथ सरकार बना लो, छोड़ो ये कांग्रेस को, छोड़ो ये जितने इंडिपेंडेंट हैं इन सबको छोड़ दो, हमारे साथ आ ये जाओ, हम स्टेट हुड भी दे देंगे और सब कुछ मिल जाएगा। ये आपकी एक स्पेक्युलेटिव सोच है और सवाल है। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। ये सियासत में ये गरमाई हुई है, ये सियासत में ये गर्माहट ले चुका है ये सवाल। एक चुनी हुई सरकार है जो अपने दम पे उमर अब्दुल्ला साहब हम्म, ने सरकार बनाई। बेशक कांग्रेस उनके एलाइड पार्टनर्स थे, पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस आप सबने देखी। तो उनके लिए जो हम्म, सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ी थी, उन पे क्या दुर्गति पार्टी की हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरी इलेक्टोरल उसमें मेजर गेनर निकली, और उन्होंने आज सरकार अपने दम पे बनाई। और हम्म, जिस तरह से उस दिन आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, उमर अब्दुल्ला साहब जब प्रधानमंत्री जी आए थे और रेल हम्म, लिंक का इनॉग्रेशन था, तो उन्होंने अपनी जो मन की व्यथा थी वो उनको सुनाई। और जाहिर हम्म, सी बात है, केंद्र सरकार भी इस मामले में हम्म, जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट के साथ बिल्कुल है। और हम वचनबद्ध हैं कि इस स्टेट में, मतलब स्टेटहुड की रेस्टोरेशन तो होनी ही है। पर समय की हम्म, बात यह है कि उचित समय जो है ना, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि उचित हम्म, समय, पर्याप्त समय
तय करना खाली एक राजनीतिक दल का काम नहीं है। और 19 अगस्त के बाद जो एक चेंजेस जम्मू कश्मीर में आई और उसकी जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हुई और जिस तरह से एक अलगाववाद का जो एक सेंटिमेंट था कि हम अलग हैं, उस अलग होने के सेंटिमेंट को हटा के 300 ये जो आर्टिकल 370 के टूटने के बाद जो सम्मिलित हुआ जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं जिस तरह से तरक्की का दौर नया जम्मू कश्मीर बनने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है दूसरी है और नो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म है, तो उसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने क्रियान्वित करके दिखाया। अगर क्या आप ये मानते हैं विक्रम जी, क्या आप ये मानते हैं कि हालात चेंज हुए हैं? अगर ये मानते हैं, क्योंकि ये पिछले 11 साल में जो आप लोगों की परफॉर्मेंस अभी जो आप लोग जो है बता रहे थे पिछले दिनों में, उसमें आपने बताया हालात बहुत चेंज हो चुके हुए हैं। नॉर्मलसी के लिए आप लोग जो है वो बोलते हैं बार बार कि हालात चेंज हो गए हैं, कश्मीर के हालात चेंज हो चुके हुए हैं। हमने पीछे देखा एक पहलगाम का अटैक जो हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कश्मीर घाटी के भी हालात जो है बहुत ज्यादा चेंज हो चुके थे। तो फिर हालात कौन से आप लोग कौन उसका क्राइटेरिया क्या है हालात का? आप हालात चेंज हुए हैं पर अब हालात 100% सामान्य हो गए हैं ऐसा हमने कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये एक टाइम टेकिंग लंबा प्रोसेस है। एक तरफ एक वो समय था जब नेशनल पार्टी जो थी वो जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो अलगाववाद के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे। और कहीं जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी रही उन्होंने भी एंगेज करने की कोशिश करी, पर जब समझ में ये आया कि ये एंगेजमेंट की भाषा कहीं समझ में नहीं आ रही, बातचीत और टेररिज्म साथ साथ नहीं चलता, और जब वो हिंदुस्तान ने भुगता है पिछले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है जो हिंदुस्तान के खिलाफ रही है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं रही है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ। वो भेजने से लेके आज तक पहलगाम के लिए जो आतंकवादी भेजे वो एक लंबा सिलसिला जारी रहा है। अब जब आपने एक इतना मेजर कदम उठाया है और आर्टिकल 370 जिसके लिए आपकी रीजनल पार्टीज भी कहती थी कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ खून की नदियां बहेंगी, एक आपने देखा कि एक ट्रांजिशन हुआ और बाद आज हालात बदले। हालात देखो, हालात कभी भी सामान्य 100% नहीं हुए जम्मू कश्मीर में, पर जिस नहीं हुए ये हम मानते हैं, छुटपुट घटनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या इससे ये भी जो है हम इससे हमें विक्रम इससे हमें क्या ये भी मान लेना चाहिए वजीर साहब कि जब तक ये हालात जो है वो 100% सही नहीं होंगे तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी। और उमर अब्दुल्ला ने जब चुनाव लड़ा उनको पता था कि वो यूटी के चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जैसे ही अगर हम सरकार में आएंगे तो हम स्टेटहुड के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए जो है हम जिद्दोजहद करेंगे। तो फिर आज उमर अब्दुल्ला इतने डाउन क्यों दिख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर किसी और को आप स्टेटहुड सीएम बनाना चाहते हैं और या बीजेपी का सीएम होगा तो ही आप स्टेटहुड देंगे, तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये मान ले कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं। पहली बात तो ये है कि उमर साहब ने ये बात कही नहीं, उनकी जो बात है उसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं आप सब लोग। उन्होंने ये बात कही कि अगर स्टेटहुड में मेरी चीफ मिनिस्टर की चेयर ही एक रोड़ा है तो मैं वो छोड़ने के लिए तैयार हूं, लोगों के लिए ये कुर्बानी भी दे दूंगा। एक ही बात होगी ना वजीर साहब, एक ही बात होगी ना, एक ही बात होगी। जब सीएम की कुर्सी एक इंसान छोड़ने के लिए तैयार है तो वो एक किस्म का यही हो गया ना। ले तो उन्होंने तो कहा था हम जिद्दोजहद करेंगे, हम जो है आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड को लेकर अगर कोई हमें टाइम बाउंड बैनर नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई टाइम बाउंड बैनर जो है वो नहीं दिया, तो हम अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेन प्रेसिडेंट है उनका वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जेके यूटी का सीएम जो है वो ये कह रहा है कि अगर मेरी कुर्सी जो है अगर बीच में आ रही है तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप स्टेटहुड जो है वो दे दो। तो ये हथियार डालना ही हो गया ना। हथियार डालना नहीं कहते हैं इसको कहते हैं कि देखिए जद्दोजहद तो चल रही है स्टेटहुड के लिए, हर वो चीज की जा रही है
अप्रोच किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर लिहाज से अप्रोच किया जा रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब वो स्टेप्स हैं जो स्टेट हुड की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोऑर्डिनेशन सही सही दिशा में बैठ रहा है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन? बात तो सुन लीजिए। जी यही मेरा कहने का मकसद है कि उमर साहब ने कहा कि स्टेट हुड देने में अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हालात बिल्कुल ठीक है। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था, अगर कोई है कि भाई स्टेट हुड कब मिलेगी, तो उसके मुताबिक तो हम सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं, तो फिर स्टेट हुड हमें क्यों नहीं दे जा? अगर कोई उनकी मंशा दूसरी तरीके से है कि अगर वो ये कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ही एक आखिरी रोड़ा है इसके लिए, तो उमर साहब ने कहा तुम्हें स्टेट हुड दे दो। बेसिक उमर साहब की ये एक कुर्बानी वाली टोन में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपनी चेयर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं अगर स्टेट हुड देते हो, क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है लोगों का इंटरेस्ट हमें पहले वजीर देखना साहब, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि सवाल पूछना भी जो है वो बहुत जरूरी है। सुन लीजिए, आपकी आवाज कट रही है बीच में। लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर कुर्सी छोड़नी पड़ जाती है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल होनी नहीं चाहिए है। उन्होंने एक तरह से गवर्नमेंट को ये दिखाया है कि चेयर्स हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए लोग जरूरी हैं, लोग पर कर रहे हैं। आपकी जो पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी के तहत हमें JKUT के अंदर ना अभी हमें बिजनेस रूल मिले हैं, हम कैसे गवर्न करें? हम कैसे लोगों को अपना मैनिफेस्टो पूरा करके देखो, अपने वादे किए हैं, उसके लिए कुछ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। स्टेट हुड तो उसके लिए लेकिन बीजेपी तो आप पर ये इल्जाम लगा रही है, जो नेता विपक्ष हैं LOP जो है सुनील शर्मा, ये कह रहे हैं ये तो उमर सरकार का फेलियर है। ये जो वादे इन्होंने किए हैं और जो बातें ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पावर नहीं है, LG साहब ने खुद बोल दिया कि भाई मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है, अगर वो चाहते हो तो वो भी आपको दे सकता हूं। बाकी सड़क की पावर, बिजली की पावर, हर एक पावर जो है वो सब कुछ उनके पास है। और MLA की तनख्वाह बढ़ाने की अगर पावर जो है अगर उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है, तो बाकी पावर्स के लिए फिर क्यों वो ये कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है? बीजेपी तो आप पर इल्जाम जो है लगा रही है बार बार। बीजेपी किस हैसियत से इल्जाम लगा रही है? बीजेपी लगा क्या सकती है इल्जाम हम पे? 11 साल से उनकी हुकूमत चल रही है स्टेट के अंदर, हमारी तो अभी 6 महीने हुए। 11 साल से उनकी हुकूमत चल रही है स्टेट के अंदर, 11 साल से वही गवर्न कर रही है, और 11 साल से गवर्न करने के बाद वो आज तक उन्होंने स्टेट को दिया कुछ नहीं है सिवाय बिजनेस के। दे तो दिया उन्होंने, हालात सामान्य कर दिए, वो मानते हैं 11 साल का पूरा चिट्ठा जो है वो कर रहे हैं। हालात वो कह रहे हैं हमने हालात सामान्य, वो तो मान रहे हैं, विक्रम जी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने हालात सामान्य कर दिए, हमने मान रहे हैं ना हालात सामान्य हो गए, तो फिर स्टेट हुड के लिए क्या इस बात में डिले है? फिर जब हालात ही सामान्य हो गए तो स्टेट हुड दे दो, फिर किस बात का डिले है? यहाँ इसमें कुछ और पकड़ा है, क्योंकि सियासत जो है, मैंने कहा कि सियासत जो है वो इतनी आसानी से एक लीडर के या एक नेता के बयानों से जो है वो सियासत को नहीं पहचाना जा सकता। जगदीप जी, मैं आपसे ये सवाल ये करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि पर्दे के पीछे सियासत कुछ ऐसी चल रही है कि भाई स्टेट हुड तो हम देंगे? ये चुनावों से पहले भी ये सवाल जो है, मैंने बीजेपी का एक वार रूम बना था हमारे जम्मू में, मैंने तब भी वहां ये सवाल किया था इन्हीं के चीफ स्पोक्स पर्सन है सुनील शेट्टी साहब, उनसे मैंने ये कहा था कि ये क्या ऐसा होगा कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो जम्मू की जनता को स्टेट हुड मिल जाएगा? उन्होंने कहा था चुनावों में जीत हार का स्टेट हुड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आपको जगदीप जी ये लग रहा है कि सियासत में अब कुछ फेरबदल जो है वो करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि स्टेट हुड की तलवार जो है उसका एक ही हल है कि एनसी बीजेपी की सरकार जो है वो बन जाए, तब बीजेपी में सीएम हो या एनसी में कोई सीएम हो और उसको कांग्रेस उस सियासत से जो है वो बाहर निकल जाएगी? क्या आपको लगता है ऐसी कोई संभावनाएं जो है वो JKUT में होने वाली है? आपका अभिवादन, शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैंने सुना भाजपा की प्रवक्ता को, बड़े संयम के साथ सुना है, और मैं चाहूँगा जरा बराए मेहरबानी अब वो भी सुनने का मादा रखें। इससे पहले कि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां क्या हैं और क्यों इतने सशक्त जनादेश के बाद सत्ता आसीन सरकार खुद को ऐसी परिस्थितियों में नहीं पाती जहां पर वो जन कल्याण के लिए वो कर सके जो उसने
करने का दावा चुनाव से पहले किया। इसे समझने के लिए आपको भाजपा के राजनीतिक इतिहास को समझना पड़ेगा, और खास तौर से साल 2014 के बाद जिस तरीके से इस मुल्क की राजनीतिक नैतिकता पतन के मुहाने पर ला खड़ी की है मोदी जी ने, उसे समझना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो एन केन प्रकरण किसी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, उसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, उसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करनी पड़े, उसके लिए ईवीएम भले ही 10 लाख ईवीएम या 20 लाख ईवीएम जो है वो गायब कर देनी पड़े, उसके लिए मुद्दे पे तो बात कर ही नहीं रहे। तो देखिए आपको क्या लगता है जगदीप जी, यहाँ पर भी वही चीज की जा रही है कि सियासत पाने के लिए जो है वो सियासत स्टेटहुड नहीं दी जा रही। मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सम्मिलित रहे कि क्या स्टेटहुड को तब दिया जाएगा जब बीजेपी जेकेयूटी के सत्ता में जो आएगी, क्या वो आशंका है, या जो ये कहा गया कि हालात सामान्य होंगे तो जो है स्टेटहुड दे दी जाएगी? हरमीत भाई, मैं फिर से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, इफ यू आर रियली सिंसियर अबाउट इट, दैट विल हैव टू फाइंड द रैशनल for this particular debate, that where we are debating here, you will have to find out the reason, so I'll have to discuss it comprehensively. That's what I'm trying to let you know. मैं फिर से बता दूं कि ये राजनीतिक विक्रम जी बोलने दीजिए। मुझे पता है मेरे तल्ख आप अपने समय में भाजपा के किसी नेता प्रवक्ता में नहीं है, मैं जानता हूँ ये बात। बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं आप अपने समय में बोलिएगा विक्रम जी, वो प्रवक्ता है, वो बोलने का हक रखते हो, और बोलने दो उन्हें। चलिए मैं एक सीमित उदाहरण से बात बताता हूँ। अरे विक्रम भाई सुन लीजिए ना, बड़ी लंबी, पर ये है कि आज अगर ये इसी मुद्दे पे हम रहे, जो स्टेटहुड की बात है ना, तो वो बेहतर स्टेटहुड पर ही बात चल रही है विक्रम जी, स्टेटहुड पर ही है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर स्टेटहुड दिया क्यों नहीं जा रहा। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल आज जम्मू की जनता भी पूछती है कि भाई राज्य का दर्जा क्यों नहीं हमें दिया जा रहा। जिस राज्य का दर्जा हमारे महाराजा हरि सिंह ने जो है वो राज्य का दर्जा लिया, जिस 370 को जो है वो तोड़ा गया, वो उस महाराजा ने हमारी जॉब्स की, हमारी जमीनों की सिक्योरिटी के लिए जो बनाया गया था, जो आज जो है हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि बाहर वाले आकर जो है वो जम्मू के हर एक ऊंचे पद पर जो है वो बैठे हुए हैं, और जम्मू के जो लोग हैं वो जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो स्टेटहुड आएगी तो लोगों को दर्जा तो मिलेगा। और स्टेटहुड क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जब गुजरात में स्टेटहुड हो सकती है, जब नागालैंड में स्टेटहुड हो सकती है, और देश के 11-12 स्टेट्स में अगर देश स्टेटहुड हो सकती है, तो जेकेयूटी में क्यों नहीं? जगदीप जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं तवक्को करता हूं कि कम से कम अब मुझे बीच में ये इंटरप्ट ना करें। बिल्कुल बोलिए। मैं एक सीमित और ज्वलंत उदाहरण से बात खत्म करता हूँ, छोड़ देते हैं इनके पुराने इतिहास को, फिर वो फिरंगियों के सामने उनकी गोद में बैठना भी आएगा। आप इसी में सीमित है जगदीप जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये इसी में सीमित रहे। मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, सुनना तो पड़ेगा ना। ताजा उदाहरण मैं हरियाणा का देने जा रहा हूँ। जनाब, आपने अपने पत्रकारिता के कैरियर में हरमीत भाई ना कभी ऐसा सुना होगा ना देखा होगा, जिस व्यक्ति को आज इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा नियुक्त किया गया है वो वहां के मौके के स्पीकर का सगा भाई है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईआरएस का ऑफिसर था। रिटायर होने के बाद नियमों का फालूदा बनाकर उसको इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता में रहना है, और यही स्थिति यहां पर है। मैं इसीलिए कह रहा था कि सुनने का मादा रखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकरण सत्तासीन हो जाती तो जनाब उसी दिन आपको स्टेटहुड मिल जाता। आप G20 करते हैं तब हालात सामान्य होते हैं। जब आप यहां आकर बड़े बड़े दावे मौखिक तौर पर करते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया, तब हालात सामान्य हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है स्टेटहुड की, कांग्रेस का सीधा स्पष्ट दो टुक नारा है, हमारी रियासत हमारा हक। उसके पीछे की जो वजूहात है वो यही है, आपने आज तक भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में कभी सुना है आपने एक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनते देखा है? कभी किसी राज्य को यूटी में तब्दील होते देखा है? लेकिन विडंबना है जब हमारे देश में एक तड़ीपार मौके का गृह मंत्री होगा। इस तरीके के हालात जो है वो हमारी व्यक्तिगत मत जाएं।
व्यक्तिगत क्या है? व्यक्तिगत सुप्रीम कोर्ट ने हमारे होम मिनिस्टर को तड़ीपार करार दिया है। अब ऐसे चरित्र के लोग जब सत्तासीन होंगे तो उनसे क्या तवक्को करेंगे आप, जरा बताइए। मेरा ये सवाल जगदीप जी, मेरा ये सवाल है कि क्या ये बात सही है कि ये मान ले कि एनसी बीजेपी मिलकर जो है वो कांग्रेस को जो है वो सत्ता से जो है बाहर निकालेगी और एनसी और सरकार बनेगी तो ही स्टेट उड़ाएगा? आपको फिर से मेरी बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विक्रम भाई सुन लो ना, विक्रम भाई दिक्कत क्या है ना, विक्रम भाई मैंने क्या बोला भाई, मुझे बताओ जिससे आपको तकलीफ हुई। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री प्रोक्लेम्ड हिम तड़ीपार, नॉट मी। उसको नेशनल हेराल्ड को और पैसा मुझे पता है आपको तकलीफ हुई है, पर बात तो सुन लीजिए। जगदीप जी इसी मुद्दे पर कायम रहे, इसी मुद्दे पर कायम रहे। ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें, क्योंकि उससे मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं जो जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं वो मुद्दा कहीं ड्रेन हो जाता है। हरमीत भाई आप मुझे 3 मिनट अनइंटरप्टेड दे देंगे ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं इसको? और ये आज बात आप देंगे? डिबेट करनी है तो डिबेट में सीमित रहे। दूसरी तो हरियाणा का एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर। विक्रम भाई आप मुझे बिल्कुल विक्रम भाई 1 मिनट मैंने विक्रम जी मैंने उन्हें टोका है। आप भी थोड़ा सहमित रहे, आप भी थोड़ा संयम रखें, सुने थोड़ा सा संयम रखें। आप भी गलत हो रहा है तहसीलदार के। हरमीत जी अब मैं बात का स्पष्ट कर दूं, इसलिए मैंने उन्हें टोका है। विक्रम जी मैंने टोका है। मैं जगदीप जी मेरा जो सवाल है, विक्रम जी मुझे सवाल कर दीजिए। जगदीप जी मेरा जो सवाल है, प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब इसी सवाल के घेरे में दें। क्या बीजेपी में सवाल एक बार फिर याद करा दो, राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़। अरे कहाँ जा रहे हो विक्रम भाई, क्या डिबेट लेके बैठ गए हो? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हम मुद्दों से ना भटके, हम मुद्दे से ना भटके। समय सीमा कम है, जगदीप जी मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि बीजेपी और एनसी, जिस तरह उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं आज भी, उनका एक बड़ा बयान जो है उमर अब्दुल्ला का आया है कि भाई मैं इलेक्शंस के लिए तैयार हूं, अगर स्टेटहुड के लिए अगर कोई इस तरह की धारणा बनाई जा रही है कि चुनाव जो है हो सकते हैं, उन्होंने कहा मैं चुनाव के लिए भी तैयार हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव होते हैं, और जो अभी तक जो समीकरण जो पार्टीज के पास जो एमएलएज हैं, क्या उस एमएलएज में कांग्रेस को बाहर कर एनसी और बीजेपी सरकार बनाएगी? और जिस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जब तक सत्ता नहीं आएगी, अगर सत्ता में होते बीजेपी वाले तो स्टेटहुड मिल गई होती, जिस तरह आपने कहा, तो उस पिक्चर से आपको बाहर निकालकर एनसी और बीजेपी जब जुड़ेगी तभी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। उस सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं उम्मीद करूं कि आप अगले 2-3 मिनट मुझे आप बोले जल्दी बोले, क्योंकि समय सीमा कम है। मैं चाहता हूं सवाल पर सीमित रहे। मैं बिल्कुल आप ही के सवाल पर सीमित था, और इतना सा अनुभव मैं जरूर रखता हूं। मैं फिर से बता दूं, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर स्टेटहुड का वादा किसने किया था? माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था कि नहीं किया था? और अगर मैंने उनके संदर्भ में उनके राजनीतिक चरित्र पर प्रकाश डाला है तो वो मेरी तरफ से नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, पहली बात। और उनके बयान मायने रखते हैं, और ये व्यक्तिगत नहीं है। इस देश के होम मिनिस्टर ने देश की संसद के अंदर बैठकर ये कहा कि हम स्टेटहुड देने जा रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी बात से मुकरते हैं या डेलिब्रेटली उसको एक तरफ रख देते हैं तो उस पर सवाल हो। अब सुनिए ना विक्रम भाई, ऐसे नहीं, अब हर बात में बोले वो बताता है। बोलने दीजिए विक्रम जी, बात पूरी होने दे। विक्रम जी मैं आप इनके सवाल को काउंटर कर सकते हैं, इनकी बात पूरी होने दे। ऐसे डिबेट जो है बीच में ही खत्म हो जाएगा। हम जिस मुद्दे को मैं बात करना चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा। मुझे वजीर साहब से भी कुछ सवालों के जवाब लेने हैं, इसलिए बीच में अगर इंटरप्ट होगा तो हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाएगी। अब मैं जी जल्दी की बोलिए, जल्दी, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। दूसरी बात मैं बता दूं, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मजे हुए राजनेता है, मैंने पहले भी कई मंचों से कहा है। और दूसरी यहाँ पे बात आपको समझनी ये होगी, आप भाजपा के चरित्र को, मैं बार बार कह रहा हूं, उसी के ऊपर ये सारा विषय विशेष खड़ा है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे क्यों स्टेटहुड नहीं मिल रहा। मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूं। किसी एक बड़े सत्तासीन पार्टी के नेता के क्रीडेंशियल्स में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक था जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। मसलन उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर था, और वो जो दस्तावेज थे उनको लेकर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल है, वैसे उस पर सवाल थे, जैसा कि भाजपा करती है। उसके बाद ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया जिसके बाद एक धड़ा
सत्तासीन दल का जो है वो भाजपा ने तोड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई, ऐसा मुझे सूत्रों ने बताया। ऐसा करती है भाजपा, ये कोई नई बात नहीं है, बाकी प्रदेशों में भी हमने देखा। अब मेरा यही सवाल है ना जगदीप जी, यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, यही हो रहा है, वही बता रहा हूं, ना उगले बने ना निगले बने। अब परिस्थिति क्या है कि तो उस नेशनल अगर वो ये सीन बनता, अगर वो ये बन रहा है, तो कांग्रेस कहाँ अपने आप को देखती है? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से इस देश की, इस प्रदेश की आवाम के साथ, उसकी जनभावनाओं के साथ खड़ी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा गठबंधन इसी से सिद्ध होता है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसी भी हद तक जाकर अपने राजनीतिक मसौदों को, अपने राजनीतिक लाभ को एक तरफ रखते हुए इस गठबंधन के धर्म को निभाया, जिसके बाद इतने सशक्त जनादेश वाली सरकार आई। अफसोस किस बात का, यहाँ स्टेटहुड की बात नहीं, आप बात समझिए और इनसे पूछिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 55 लगाकर इन्होंने ना केवल स्टेटहुड को खत्म किया, बल्कि एलजी के हाथ में और पावर थमा दी। बिजनेस रूल अभी तक ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताइए, ये लोग किस मुंह के साथ लोगों के सामने जाएंगे जब ये लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि आपकी चुनी हुई सरकार काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका डोमेन कहां तक है, उसके हवाले कितनी राजनीतिक पावर्स है, वो कैसे उनको इंप्लीमेंट कर सकती है। और आप यहाँ खड़े होकर प्रवचन देते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है। वो तो कह रहे हैं एलजी साहब कह रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ पुलिस है। कितने आईएएस ऑफिसर है, सुनिए, कितने आईएएस ऑफिसर है जिनको डेपुटेशन पर यहाँ लाकर जबरन बिठाया गया। कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनमें भाई और भतीजावाद के बाद यहाँ पर नियुक्तियां हुई। और तो और सरकार बनने के बाद केएस ऑफिसर्स का तबादला एलजी ऑफिस करता है। उस पर जब मौके की सरकार सवाल उठाती है तो फिर ये खीसे में पोरने लगते हैं। और मैं फिर से कह दूं, इस देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में खड़े होकर कहा था कि वो स्टेटहुड देंगे, और मैंने आपको उनका चारित्रिक जो उनका व्यक्तित्व है उसकी बात आपको बताई, और वो इस डिबेट से जुड़ती थी। और उनको मैंने नहीं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कहा था जब उनको ये चीज। बिल्कुल विक्रम जी, ठीक है विक्रम जी, मैं वजीर साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, वजीर साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन इनका छोटा सा काउंटर जो है मैं विक्रम जी से जरूर लेना चाहूंगा। विक्रम जी, ये बात तो मानने, एक बात सुन लो। जी बोलिए वजीर जी, बोलिए। आपकी डिबेट में आपको आधा घंटा हमारे को हो गया और सिर्फ 2 मिनट ही मिले। नहीं, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये सवाल तो सबसे ज्यादा एलसी सरकार से ही है कि आखिर क्यों फिर नहीं पूछ रहे हैं जनाब आपसे। तभी तो मैंने पूछा कि उमर अब्दुल्ला, तभी तो वजीर साहब मैंने आपसे पूछा कि क्यों उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि मैं री इलेक्शन करने के लिए तैयार हूं, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, स्टेटहुड आए। अब सवाल तो ये है कि जिस उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले टोपी निकालकर लोगों से वोट मांगे और वो उन लोगों ने उनको वोट भी दिए और वो एक कुर्सी पर बैठ भी गए, और सत्ता का ऐसा नशा, ऐसा पावर होती है, इतनी आसानी से कोई नेता छोड़ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि क्या इस सत्ता का छोड़ने का पीछे का कोई और वजह है? क्या अंदर खाने में कोई बात चल रही है एनसी और बीजेपी की कि भाई कांग्रेस को एक साइड करते हैं, हम दोनों साथ हो जाते हैं? क्योंकि आपके खुद के एमपी जो है वो आपके खिलाफ, जो है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चल रहे हैं। लोगों का प्यार ही वजह है। जिन लोगों ने कुर्सी पे बिठाया है, जिन लोगों की वजह से कुर्सी पे बैठे हैं, क्या वो कुर्सी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग इंपॉर्टेंट? हमारे लिए लोग इंपॉर्टेंट है, कुर्सियां तो लोगों के हकों के लिए क्या वो ये अपने आप को जो है वो कर देना कि भाई मैं अब लोगों के हक ही है, लेकिन मैं सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप बात समझिए। वो तो आपने तो जिद्दोजहद की, उमर अब्दुल्ला साहब ने तो जिद्दोजहद की बात की थी। यहाँ जिद्दोजहद कहाँ कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला? तो करेंगे ना जिद्दोजहद भी। सवाल उनसे ये पूछा गया था कि क्या आपके चीफ मिनिस्टर रहते होने की वजह से ही आपको, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में कहा कि अगर सिर्फ इस वजह से स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से हट जाए, आप क्यों जुड़ गए? गलत कह दिया उन्होंने, और लोगों की भी बात की है ना, क्योंकि मेन मुद्दा लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है तो लोगों का भला कर सके इतने इस लेवल पे जाकर। उसके बाद लिमिटेड पावर चाहिए, हमें अनलिमिटेड पावर चाहिए, स्टेट की पावर चाहिए। तो ये मोदी साहब के पास उमर अब्दुल्ला कई बार मिलकर आए हैं,
मोदी साहब के साथ और अमित शाह के साथ भी जो है उमर अब्दुल्ला कई बार मिलकर आए हैं। तो एलजी साहब की शिकायत क्यों नहीं करते कि ये बिजनेस रूल को लेकर जो ये फाइल वहां पर अटकी है, पहले दी, फिर उन्होंने डी अप्रूव करके दे दी, अब दोबारा दी जा रही है, जिससे बिजनेस रूल जो है वो अटके पड़े हुए हैं। कौन सा डिपार्टमेंट किसको क्या करना है, कैसे ग्रोथ करनी है, वादे कैसे पूरे करने हैं, इस साल कौन से वादे पूरे किए जाएंगे, अगले साल कौन से वादे पूरे किए जाएंगे, जब तक बिजनेस रूल नहीं बने। तो वो केंद्र सरकार को बोले ना कि एलजी साहब को एक आदेश दें। मैं एलजी साहब कौन है, रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कर रहे हैं। एलजी साहब किसके आदेश पे चल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे चल रहे हैं। तो हम किसके पास जाएंगे के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो आप फिर ये मान ले कि बिजनेस रूल जो है वो सेंटर कह रही है कि नहीं अप्रूव करके देने। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारी बात, हम तो रिक्वेस्ट ही, अब हम कुछ भी थोड़ी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमने तो उनको रिक्वेस्ट ही करनी है, हमने उनको बात ही कहनी है। हम अपनी बातें कह रहे हैं, उनको तर्क के साथ बता रहे हैं कि हमें यहाँ परेशानी आ रही है, आप इसको क्लियर कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तो लोग रिप्लाई तो अल्टीमेटली लोगों को। हाँ, जहां तक रही बात के पहले हम स्टेटहुड के लिए किसी हद तक भी जाएंगे और जद्दोजहद करेंगे। अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं गवर्नमेंट बने हुए, इतनी जल्दी एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्जाम नहीं लगा देने चाहिए। इसलिए हम बड़ा यही चीज वजीर साहब, यही सवाल भी ये है, ये सवाल जो है ये हमारे मन में भी ये आ रहा है कि आज 6 महीने ही तो हुए सरकार बने हुए, और 6 महीने में ही अगर उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रहे हैं कि हम कुर्सी छोड़ देंगे, हम री इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। पहले ही 10 साल बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए हैं। जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने जम्मू के अंदर बीजेपी को जो है पूरा समर्थन दिया, कश्मीर के अंदर पूरा समर्थन जो है वो एनसी को दिया, और उस समर्थन के चलते हुए जिन लोगों ने वोट दिया उनकी जो इच्छाएं थी, आज सब उनकी इच्छाओं पर, उनके वादों पर जो उनके साथ किए गए, जिनको वादों को सुनकर जो है वोट दिए गए, चाहे वो बीजेपी को मिले, कांग्रेस को मिले, पीडीपी को मिले, एनसी को मिले, लेकिन आज उनके वोटरों का जो हक जो है वो उनसे छीना जा रहा है। आज सियासत जो है वो इस तरह से चल रही है और उसका कोई हक जो है नहीं मिला। विक्रम जी, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं इस सवाल से बिल्कुल वाकिफ हूं कि जब एक देश का गृह मंत्री सबसे बड़ी पार्लियामेंट के पटल में अगर बैठकर ये कह रहा है कि हम स्टेटहुड देना वो हमारा वचनबद्ध है, हम स्टेटहुड देंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अमित शाह जी के पास है, एमएचए के पास है, यहाँ पर एलजी जी के पास है, तो हालात जिस तरह से जितने सामान्य हुए हैं, अगर 80% भी 70% भी अगर सामान्य हुए हैं, क्या वो उसको कामयाबी नहीं मानते हैं? और उस कामयाबी को चलते क्या स्टेटहुड नहीं दे देनी चाहिए, और वो कहे कि 30% जो हालात रह गए हैं वो स्टेटहुड देने के बाद जो है हम उन हालातों को भी जो है वो सीमित करेंगे। हरमीत जी, दो बात। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताइए, आप या तो अमित शाह साहब ने हमें कह दिया कि अपने सर, एक सेकंड सर, विक्रम साहब, लास्ट जी बोलिए। अमित शाह ने कह दिया कि पार्लियामेंट में हम स्टेटहुड देने के लिए वचनबद्ध हैं। वो वचन पूरा हो, कोई टाइम फ्रेम है उसका कि भाई, या सिर्फ वचन ही चलता जाएगा अगले 10 साल 15 साल वचन ही थोड़ी रहेगा, आखिर वचन पूरा ना। अब या तो बीजेपी ये बोले कि हमने हालात ठीक कर दिए, या बीजेपी ये बोले कि हालात ठीक हमने नहीं किए, बीजेपी ही लूज कर ये सवाल विक्रम जी बिल्कुल वाजिब सवाल है, और ये हमने भी आपसे पूछा। एक तो पार्लियामेंट के पटल में है, लेकिन ये लिमिट, टाइम लिमिट का क्राइटेरिया है क्या? आखिर हालात का, टाइम लिमिट का क्या कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। वो बीजेपी बताएगी ना। अगर ये मान ले कि 100% जो है वो हालात सही होंगे तो वो क्या पॉसिबल है? सुनो ना, विक्रम साहब ने कहा कि जी होम मिनिस्ट्री जो है पहले इंटरनल एजेंसी से पूछेगी, फिर उससे पूछेगी, इससे पूछेगी, असेसमेंट करेगी। अगर इतना कुछ ही करना है, एक भी एजेंसी ने कह दिया नहीं, ये एजेंसी किसके हाथ में है? यानी अगर सिचुएशन ठीक है, कोई एजेंसी कह देगी सिचुएशन ठीक नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो इसका मतलब है कि अगर एजेंसी आप इतनी कंडीशन लगा देंगे तो कोई एक कंडीशन उसमें सेटिस्फाई नहीं होगी तो स्टेट। जवाब सुने वजीर साहब, जवाब सुने विक्रम जी का जवाब सुने। पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद हम सब जानते हैं कि जो जगदीप जी यहाँ से चले गए, उन्होंने नहीं वो यहीं पर है। मैं चाहूंगा जगदीप जी कैमरे में आ जाए आप। ऐसा लग रहा है कि आप चले, मैदान छोड़ के जा रहे हैं।
आ गई। वैसे भी सियासत में गर्माहट यही हो रही है, कांग्रेस जा रही है कि तो आप कैमरे में तो आए कम से कम। इन्होंने क्लियरली झूठ बोला। जो इन्होंने कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह जी के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वो झूठी बात है और इनको माफी मांगनी चाहिए। इस फेसबुक के लाइव चैनल के ऊपर ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं उसके लिए देखिए मैंने उनको टोका है कि व्यक्तिगत ना जाएं उस पर, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है और वो झूठ किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो अपने स्टेट में इलेक्शन हुए थे और मुझे लगता ये आवाज सर देखिए वजीर साहब, आप वजीर साहब 2 मिनट अपना माइक जरा ना म्यूट करें, मुझे लग रहा है आवाज कंपन हो रही है। 2 मिनट अपना 2 मिनट आखिरी 5 मिनट मिलकर कर जाए जरा ये। जी बोलिए विक्रम जी। जब हुए थे तो उस वक्त आर्टिकल 370 हट चुका था, जम्मू कश्मीर एक यूटी थी और उमर अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि एक यूटी के लिए वो चुनाव लड़ते हैं और उस यूटी में ही वो उनको काम करना है, उसी दायरे में उनको काम करना है। कोई ऐसा नहीं विक्रम जी, यहाँ मैं विक्रम जी आपको देखे यहाँ अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। विक्रम जी सुनिए देखिए, चुनाव से पहले जब जितनी रैली हुई, जहां पर अमित शाह जी आए, यहाँ पर मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हालात जब सामान्य होंगे हम स्टेटहुड देंगे और इस महीने पर चुनाव लड़ा जा सकता है कि केंद्र के वादे पर विश्वास कर जो है वो चुनाव लड़ा गया है। ये 6 महीने अभी होने को आए हैं और 6 महीने में क्योंकि एक फेल्ड गवर्नमेंट की तरफ ये जा रहे हैं। इनसे अगर आज इनको जहां काम जो लोग इनसे अपेक्षा कर रहे हैं, अगर उसका ये सारा भांडा इसके ऊपर फोड़ना चाहते हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है और हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये लोगों के मैंडेट के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिन लोगों क्या बीजेपी सरकार में आई होती, सुनिए ना, अगर बीजेपी सरकार में आई होती और बिना स्टेटहुड के लिए क्या बीजेपी ऐसे काम कर सकती थी? जवाब नहीं दे सकता कि अगर बीजेपी आई होती। जो आज की स्थिति है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ा और अपने मैनिफेस्टो के सर पे चुनाव लड़ा। वहां कहीं ये मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था कि अगर स्टेटहुड मिलेगा तो हम ये वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हमारे ये वादे हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम सरकार में अगर आते हैं तो उन वादों को पूरा करेंगे। मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं सर को दिया और अगर उस मैंडेट के तहत लोग अब चाहते हैं कि वो उसमें परफॉर्म करें और अगर उनको उस परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, जैसा आपने ठीक कहा, वो गाहे बगाहे आदरणीय गृह मंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलते रहते हैं और उनसे बात भी करते हैं और उनको अगर उसमें आप लोग भी तो बोल सकते हैं ना, एलओपी सुनील शर्मा भी तो बोल सकते हैं कि जनाब इनको पावर दो, एलजी साहब को बोलो इनके बिजनेस रूल की फाइल जो है एक्सेप्ट करें और उनको जो है पावर मिलेगी तो वो जम्मू की जनता के बात काम करेंगे। विक्रम साहब की बात का रिप्लाई देना मुझे। जी बोलिए रिप्लाई दूंगा अपने इस वादे पे कि स्टेटहुड खत्म होने दें साहब, और उसका ऑपरच्यून टाइम जो है वो ना मैं यहाँ डिबेट पे बैठ के तय कर सकता हूँ, ना उमर अब्दुल्ला साहब कर सकते हैं। उसका ऑपरच्यून टाइम केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार। वजीर साहब काउंटर करें और मैं उसके बाद जगदीप जी से बात करना चाहूंगा। काउंटर को पहली बात ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया था कि पहले इलेक्शन होंगी फिर स्टेटहुड होगा। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बना था, हम ये जानते थे कि इलेक्शन के बाद तो स्टेटहुड मिल ही जाना है, तो हम ये बातें इसमें हमने करे लोगों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट को स्टेटहुड, तो हमने वो बातें कर दी, इसलिए हमने वो लिखा था मैनिफेस्टो। दूसरी बात सुन लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, इसका सारा क्रेडिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करने देना चाहे और लोगों का भला करने देने की उसकी मंशा हो तो स्टेटहुड वो फौरन रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई इफ्तार बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी मर्जी नहीं है स्टेटहुड देने की और उसी के लिए इन्होंने अनकंडीशनल बहाना बनाया। वजीर साहब ये फिर मान ले, वजीर साहब फिर ये मान ले कि आप अगर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं करने देने, अगर ये मान ले कि अगर आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर जो है वो जम्मू की जनता को काम करे जिस तरह आप बोल रहे हैं, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि फिर ये मुश्किल, चलिए वजीर साहब जो है वो चले गए यहाँ से,
ये जो इल्जाम जो एनसी के प्रवक्ता जी ने लगाया कि केंद्र जो है वो नहीं चाहता है कि जम्मू की जनता का काम हो, केंद्र जो है वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर जो एनसी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा कर कर जो है वो केंद्र जो है वो एनसी को जो है वो सारा का सारा क्रेडिट कर दे। और अगर अगर इसी तरह से जम्मू की सियासत चलती रहेगी क्रेडिट गेम के चलते, तो क्या जम्मू की जनता यूं ही पिसती रहेगी? देखिए हरमीत भाई, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि ये चर्चा किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो आपको मामले की शार रग पर हाथ रखना पड़ेगा। पहले तो आप विक्रम जी बड़े माफी मांगिए, आपने झूठ बोला है चैनल पे कि आप सुप्रीम कोर्ट ने वो शब्दों का इस्तेमाल किया अमित शाह जी के लिए। आप वो प्रूफ मैं आप उत्तर दूं? मैं आप उत्तर दूं? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। आप बड़े प्रबुद्ध आदमी हैं, मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़ी पार ना बताया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे क्या करें? सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोक्लेम्ड हिम तड़ी पार। हाँ, इस जज ने यार आप इस मुद्दे को ये डिबेट कहीं और ही जो है वो चला गया, ये डिबेट कहीं और चला गया। जो मेरा सवाल था, आप दोनों उस सवाल पे सीमित नहीं हो पा रहे। बीच में ये शुरू हो गए आप दोनों, मैंने उनको, विक्रम जी देखिए, मैंने उनको टोका है उनके बात पर। चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, या तो बताइए कौन सी जजमेंट में कहा गया है। ये तो अभी भी नेट इस्तेमाल कर रहे हो, सुबह से ढूंढ रहे हैं ये ऑनलाइन मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। वो जो अरे सुनिए, अब मैं बात करूं तो क्या आप मुझे अनइंटरप्टेड को टाइम देंगे? हरमीत जी की हर बार विक्रम जी बीच में इंटरफेयर करते रहेंगे ऐसे ही? मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये डिबेट को स्टेटहुड पर, विक्रम जी मैंने उनको टोका है इस सवाल पर। अगर आप इस पर जो है अगर कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे लगता है इस डिबेट के बाहर जो है मैंने अपने तरफ से ये जो, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला है और ये कह रहे हैं कि मैंने सच बोला है, ये आप दोनों के बीच में इस बात पर मैं अपने चैनल के माध्यम से किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जो है वो ले रहा हूं। वो अगर उनको प्रूव करना पड़ेगा वो जगदीप जी खुद प्रूव करेंगे। अब मैं बात करूं कि ना करूं? बोलिए जल्दी, सवाल जगदीप जी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आपकी भी दिक्कत है, आप भी सुनते नहीं हो। मैं फिर से कह रहा हूं, बात को समझिए प्लीज, ट्राई टू गेट इट। मैं जब बात कर रहा हूं अमित शाह साहब की, माननीय गृह मंत्री की, तो क्यों इस टॉपिक को छोड़ दीजिए ना, इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, अमित शाह जी का टॉपिक को छोड़ दीजिए। स्टेटहुड कौन देगा बताइए मुझे? मरकज की लेकिन सरकार आप देगी उस टॉपिक पे स्टेटहुड पर रहे ना, दूसरे टॉपिक पे मत चले जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उनको क्या अनाउंस किया, ये डिबेट इसके लिए है ही नहीं है। Okay, let me conclude it once again. This is what I'm trying to let you know. Till the time BJP will not feel comfortable or BJP will not take it in that way that they are supposed to frame the government here, they are not supposed to let us have the statehood. This is what the point is. Secondly, मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं, आपको समझना पड़ेगा, इसी देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक बताया था, लेकिन वो सत्ता में रही। इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए दिक्कत क्या है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि एज सून एज पॉसिबल आप स्टेटहुड को दोबारा से रिस्टोर कीजिए। अब दिक्कत क्या है, आपको समझना होगा, सत्ता लोलुप में अंधे हुए इस दल विशेष ने, इस राजनीतिक सियासी तंजीम ने जब ये तय कर लिया है कि हमें एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए देश के हर राज्य में, उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर उसका अपवाद कैसे हो सकता है? और तो जगदीप जी जगदीप जी फिर यहाँ सवाल ये बनता है, जब डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, स्टेटहुड लेकर आएंगे, तो फिर आपके जो अलायंस पार्टनर हैं उमर अब्दुल्ला हैं, क्या आप लोगों ने उनको ये सलाह नहीं दी कि भाई जब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इलेक्शंस के बाद जो है वो स्टेटहुड जो है वो दे देनी चाहिए, तो फिर ये विधानसभा भंग करने की बात, री इलेक्शन करने की बात, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, स्टेटहुड देनी है तो मैं, अगर मेरे को नहीं देनी है तो किसी और को सीएम चाहिए तो वो बना लो, तो ये फिर ये खिचड़ी पका क्या रहे हैं? फिर ये खिचड़ी क्या पक रही है? या तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए या तो फिर कुर्सी छोड़ दे। देखिए, मैंने पहले तो एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम एक मंच पर बैठकर जब कोई बात करते हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि आफ्ताब आलम साहब जस्टिस थे और 30 अक्टूबर 2010 को उन्होंने ये तगमा अमित शाह साहब को दिया था, ये इनकी जानकारी। दूसरी बात, और ये सुनवाई उनके घर पे, फिर वही टॉपिक, सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला मुझे, मैंने बता दिया, फिर वही, देखिए, अरे सुन तो लीजिए ना भाई साहब,
ये सुनते नहीं है ना, दिक्कत ये है, ये सुनते नहीं है। सवाल जगदीप जी, मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। उसी पे आ रहा हूँ ना भाई साहब, उसी पे आ रहा हूँ ना। Let me have a span of period so that I can explain it comprehensively. आज परिस्थितियां, विक्रम भाई मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ ना, आपको मैंने सुना है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? आफ्ताब आलम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे? Supreme Court of this country had proclaimed him Tariqa. This is what the statement is, and I stand on it. I stand on it. देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ये टॉपिक पर, अगर आपका टॉपिक का डिस्कशन यहीं पर रहेगा, इसी पर रहेगा, तो मुझे ये डिबेट फिर यहीं पर बंद करना पड़ेगा। मैं जिस सवाल का जवाब कर रहा हूँ, आप सिर्फ उस सवाल पर जो है जगदीप जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या। जी सुनिए जी, देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, राजनीतिक नैतिकता जब तक परकज के पास नहीं होगी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। मैं तुलनात्मक ढंग से आपको इसलिए बता रहा था कि आप देश के अलग हिस्सों में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में वही दिक्कत है, झारखंड में वही दिक्कत है, महाराष्ट्र में तब तक वही दिक्कत थी जब तक इनकी सरकार नहीं थी। यही दिक्कत जो है तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में है। रही बात जम्मू कश्मीर की, मैं फिर से बता दूं, ये नहीं बता पाएंगे आपको कि राज्य का दर्जा क्यों मांगा जा रहा है। इनको समझ में आना चाहिए कि राज्य का दर्जा मिलने के बाद काबीना का विस्तार होगा, कैबिनेट बड़ी होगी, आपको मिलने वाली वित्तीय इमदाद बढ़ जाएगी, आपके पास ऐसे हक हकूक होंगे जो एक राज्य के पास होते हैं बजाय एक केंद्र शासित प्रदेश के। तो जो शीर इनजस्टिस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है, उसके लिए केवल और केवल भाजपा। मैं जगदीप जी एक सवाल बड़ा क्लियरली इसका जवाब जो है आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस सरकार के अलायंस पार्टनर में, क्या आप अपने अलायंस पार्टनर को ये सलाह देने वाले हैं कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के लिए चले जाएं, क्योंकि आपकी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या उमर अब्दुल्ला को ये सलाह देंगे कि आपको विधानसभा भंग करने की जरूरत नहीं है, री इलेक्शन वाले बयान जो है वो मत दें, हम सुप्रीम कोर्ट में जो है जिद्दोजहद करेंगे और वहां से जो है हम स्टेटहुड जो है वो लेकर आएंगे? क्या ये सलाह देने वाले हैं? मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। पहली तो बात मैं आप ही पलट के सवाल, क्योंकि मैं लास्ट आपके बाद में लास्ट कंक्लूड जो है विक्रम जी से करेंगे, तो डिबेट लंबा हो रहा है, आप इसको कंक्लूड करें फिर मैं विक्रम जी से लूं। मैं पलट के आप ही से सवाल पूछता हूं कि जब इस देश के एक सिटिंग जज के घर से करोड़ों रुपए मिले, जब इस देश के फार्मर चीफ जस्टिस रिटायर होने के 3 महीने के बाद राज्यसभा ले ले, जब इस देश के 4 अलग अलग जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार में पदासीन हो जाए बड़े बड़े पदों पर, जब इस देश का एक सिटिंग जज इस देश की एक आबादी को कठमुल्ले कहकर बुलाए, तो वैसी परिस्थिति में आप न्यायिक व्यवस्था से क्या तवक्को करते हैं? और उसमें ये भी जोड़ लीजिए, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से भी हक नहीं मिल पाएगा? सुन तो लीजिए ना, 1 मिनट मांगा आपसे। इसके साथ साथ इसमें मैं ये जोड़ दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देता भी है, जैसे कि उसने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के ऊपर फैसला दिया, रातों रात इन्होंने पलट दिया। जब दिल्ली सरकार कोर्ट में गई और अपने हक हकूक की बात की, रातों रात उसको पलट दिया गया। जब इस देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों को पलटा जाए, जब इनका बड़बोला सांसद देश की सुप्रीम कोर्ट को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताए, जब इस देश की न्यायिक व्यवस्था चरमरा चुकी हो, जब इस देश की न्यायिक व्यवस्था में माननीय राहुल गांधी को वो जज जो है 2 साल के लिए उनकी संसदीय सदस्यता छीन ले, जो कभी अमित शाह साहब का वकील हुआ करता था, फिर अमित शाह साहब का नाम आएगा, इनको तकलीफ होगी। तो मेरा सवाल है, ऐसी परिस्थितियों में क्या तवक्को की जाए जनाब? ये विक्रम जी, ये तो इल्जाम दूसरा लग गया। ये कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट को भी काबू करके रखा हुआ है। आप ये तो सियासत कर ही रहे हैं कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे स्टेट वोट नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो भी कंट्रोल आपके हाथ में। ये तो इल्जाम हो गया आप पर। रातों रात पलट दिए जाते हैं फैसले, जनाब रातों रात अध्यादेश लाकर काउंटर। जगदीप जी सवाल का जवाब सुने। मानसिकता इमरजेंसी के दिनों से यही है जो इंदिरा जी ने अपने समय में किया। सुप्रीम कोर्ट को काबू कर लिया, जजों को काबू कर लिया, पुलिस को काबू कर लिया, मीडिया का गला घोट दिया, अरुण शौरी को चुप करा दिया, रात सुबह 4 बजे कैबिनेट मीटिंग बुला के आपातकाल लगा दिया। आपातकाल देश के संविधान में निहित है।
जब जयप्रकाश नारायण ने देश की फौज से, देश की पुलिस से ये कहा कि बगावत करे, जब 20 दिनों के लिए हड़ताल हुई, जब देश के तत्कालीन मुख्य सुनिए देश के तत्कालीन सर मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स को भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। कर चुके हैं, इनकी मानसिकता बदल नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, ये आप इनसे क्यों सवाल पूछते हैं कि उमर अब्दुल्ला से ये क्या कह सकते हैं? उमर अब्दुल्ला का अलायंस जो है वो इनकी तरफ से अलायंस है, उनकी तरफ से तो अलायंस। अभी आपने परसों उमर साहब का बयान पढ़ा जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हर उस चुनाव को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जिसमें वो हारते हैं। अब बदकिस्मती से सारे चुनाव कांग्रेस हार रही है, इनके लिए दिक्कत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, हर वो एजेंसी को जो इनके खिलाफ बात करेगी या इनके इंटरेस्ट में बात ना करेगी। अच्छा विक्रम जी, एक सवाल के साथ कंक्लूड में आपसे लेना चाहूंगा, क्या बीजेपी और एनसी में कुछ समीकरण हो सकता है सरकार बनाने के लिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास स्टेट चलाने का मैंडेट है, वो भाग रहे हैं उससे। उनके पास उनकी सरकार की जो मैनिफेस्टो था उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम नहीं है, इसीलिए वो अब सारा जो इस अपने जो नाकामी है उसको स्टेटहुड की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब वही शख्स हैं जो पहले कहते थे मैं जब यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर यूटी में चुनाव लड़ा, फिर वो बोलते थे मैं यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, फिर वो यूटी के चीफ मिनिस्टर बने। आज वो सारी धरातल की जो सच्चाई है उसको जानते हुए इस सरकार के सरगना बने, और आज जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अपने आप जो मैकेनिज्म है फेल हो रहे हैं, तो वो इसका ठीकरा जो है वो स्टेटहुड की तरफ ले जाना चाहते हैं। स्टेटहुड, मैं दोबारा पूरी जिम्मेदारी से आपके इस आज प्रोग्राम में कह रहा हूं, जैसे हमारी लीडरशिप ने, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री ने ये अश्योर किया कि स्टेटहुड आएगा, स्टेटहुड जरूर आएगा, पर अपने सही समय पे, निर्धारित समय में आएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो निर्धारित समय स्टेटहुड आएगा, वो निर्धारित समय क्या होगा क्या नहीं होगा, वो किस तरह से उसकी परिभाषा को सेट किया जाएगा, वो क्राइटेरिया क्या है हालात सामान्य होने का, वो टाइम लिमिट क्या है, इसका जवाब आज भी जो है हम इस डिबेट पे नहीं मिल पाए। ये आज भी असमंजस वाला ये सवाल है, और पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत में मुझे लग रहा है ये असमंजस ही बना रहेगा जब तक इस सियासत में कुछ चेहरे बदलेंगे नहीं। सियासत के जब चेहरे बदलेंगे तब उम्मीद जो है वो की जा रही है कि स्टेटहुड आ सकता है, और ये समीकरण तब हो सकता है जिस तरह इस डिबेट में एक मूल कारण जो निकल कर आया कि अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। लेकिन क्या जो बीजेपी के नेता लगातार उमर अब्दुल्ला या एनसी सरकार पर तेज तरार करारे जो बयान जो देते रहते हैं, और एक दूसरे पर जो टीका टिप्पणी चलती रहती है, और जो ये कहते हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बयान है कि हम बीजेपी के साथ जो है वो सरकार में नहीं जाएंगे, लेकिन वो 2002 के अंदर भी जहां पर इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ तब भी जो है वो एनसी ने बीजेपी से अपना समर्थन जो है वो पीछे नहीं लिया था। तो ये समीकरण क्या हो सकता है? क्या ऐसी हवा जो चल रही है कि एनसी और बीजेपी के अंदर समीकरण बनेगा, सियासत में हेर फेर बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, पार्टियों के चेहरे बदलेंगे, सीएम का चेहरा बदलेगा, और जम्मू कश्मीर को वो तोहफा मिलेगा जिसकी मांग जो है विपक्ष के साथ साथ कुछ जनता भी जो करती है कि हमारे जम्मू कश्मीर को वो राज्य का दर्जा फिर से जो है बहाल हो। इस पूरे डिबेट को लेकर, इस उभरते सवाल को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर कर आप कुछ सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत मेरे को और सभी पैनलिस्ट का जो अभी है। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंत तक आप बने हुए हैं हमारे साथ, और जो बीजेपी के थे स्पोक्स पर्सन उनका भी, विक्रम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वजीर साहब जो संदीप सिंह वजीर जो है एनसी से जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि इन सवालों के जवाब जो है वो जनता तक जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे, और पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगी या केंद्र सरकार देगी, ये तो आने वाला वक्त ही जो है बताए। दीजिए मुझे इजाजत, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।